सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या था कि जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं उन्हें एक ही वायर से हम लोग कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जब हम उनमें धारा देते हैं किसी सेल की सहायता से, तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए हमेशा धारा का मान समान हो जाता है। उसे हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसका हिंदी होता है समानांतर क्रम समूह। ये जस्ट श्रेणी क्रम का उल्टा होता है। वहां पे धारा समान था, यहाँ पे धारा अलग अलग होगा, और वहां पे पोटेंशियल विभव अलग अलग था, यहाँ पे विभव समान होगा। तो कहा जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? इस दुनिया का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध के लिए हमें पोटेंशियल का मान हमेशा समान होता है। हमने माना कि पोटेंशियल ए और बी, इन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए हमारे पास दो पोटेंशियल हैं, एक पोटेंशियल ए और दूसरा पोटेंशियल बी, जिनमें प्रतिरोध के एक छोर को विभव ए से जोड़ा गया और प्रतिरोध के दूसरे छोर को विभव बी से जोड़ा गया। तो जितने भी रेसिस्टेंस है, आप इनके प्रत्येक प्रथम छोर को देखिए, क्या ए के द्वारा जोड़ा गया है? इनके दूसरे छोर को क्या ये बी के द्वारा जोड़ा गया? तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए हमें विभव का मान क्या होता है? समान होता है। लेकिन क्या धारा का मान कभी समान होगा? जहां जैसे ही इस सेल से हमें विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, अब इस विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित किया तो इसको यहाँ पे जंक्शन मिलेगा, संधि। अब इस जंक्शन से यह धारा उतना ही पार्ट में बट जाएगा जितना पार्ट में आपने रेसिस्टेंस लिया। यदि आप 3 रेसिस्टेंस ले रहे हैं तो ये प्रतिरोध का मान, ये धारा का मान 3 भाग में बट जाएगा। आप देखिए कि जब यहाँ से धारा आया तो इसको जंक्शन नजर आया, क्या ये 3 पार्ट में बटा? इधर की तरफ I1, इधर की तरफ I2, इधर की तरफ क्या हो गया? I3। लेकिन क्या प्रतिरोध के लिए विभव का मान अलग अलग है? नहीं, हमेशा क्या होता है? समान। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम उस कॉम्बिनेशंस को कहते हैं जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभव का मान हमेशा समान होता है, लेकिन धारा का मान क्या होता है? अलग अलग। आप देख लीजिए, क्या R1 के लिए I1 है? क्या R2 के लिए I2 है? क्या R3 के लिए I3 है? आप यहाँ पे गौर से देखिए, क्या ये प्रत्येक के लिए विद्युत धारा का मान समान है कि अलग अलग है? इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे हम लोग क्या कह देंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए बाबू, अब यहाँ से गौर से देखिएगा तो सबसे पहले आपको इसका थ्योरी लिखना पड़ेगा। आपको 2 या 3 नंबर में पूछेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का व्यंजक साबित करें। आप हमेशा दाएं तरफ फिगर पढ़िएगा, और फिगर पढ़ने के बाद आप बहुत आसानी से इसका पहले थ्योरी लिखिएगा। आप इसका आसानी से थ्योरी लिखिएगा, और थ्योरी क्या लिखिएगा कि माना कि 3 रेसिस्टेंस है जिन्हें R1, R2 और क्या दर सूचित कर रहे हैं? R3। इन तीनों प्रतिरोध के लिए अलग अलग चालक पदार्थ का प्रयोग किया गया। आप यहाँ पे गौर से देखिए, क्या ये चालक तार अलग है? क्या ये चालक तार अलग है? और क्या ये चालक तार अलग है? तो तीनों रेसिस्टेंस के लिए हमें चालक तार का मान एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। लेकिन आप इनका गौर से देखिए तो तीनों के लिए पोटेंशियल सेम है। इनके लिए पोटेंशियल क्या है? सेम है। अब ये तीनों के लिए क्या आपने पोटेंशियल ए और बी को रखा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि 3 रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 है। इन तीनों रेसिस्टेंस को हम अलग अलग चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद इन सभी का विभव का मान समान हो जाता है, लेकिन धारा का मान क्या हो जाता है? अलग अलग होता है। तो आप याद कीजिए, जहां पे विभव और धारा का संबंध बनता है 100% वहां ओम्स का नियम लगते हैं। और ओम्स का नियम में क्या बतलाया गया कि आप किसी चालक से विद्युत धारा को फ्लो करवाइएगा तो हमेशा विभव उत्पन्न होता है, और विभव हमेशा क्या होते हैं? धारा के समानुपाती। तो ओम्स का नियम जब हमने साबित किया था तो आप याद कीजिए, क्या ओम्स का नियम V बराबर I इंटू R आया था। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए? धारा चाहिए, क्योंकि धारा अलग अलग है, विभव से मतलब नहीं है। आप दिमाग लगाइए, आप प्रत्येक के लिए धारा अलग अलग लिए, मतलब हमें यहाँ धारा का मान चाहिए। तो हमें I का मान निकालने के लिए क्या हम R को हटाएंगे? तो I बराबर क्या बन जाएगा? V बटा R। आपने कितना रेसिस्टेंस लिया? 3 रेसिस्टेंस। हम सबसे पहले कंसीडर R1 के लिए करेंगे। तो जब हम कंसीडर R1 के लिए करेंगे तो हम जानते हैं कि I की जगह पे क्या बन जाएगा?
I1 और R के जगह पे बाबू कभी भी V के जगह V1 मत लिखिएगा, क्योंकि अभी हमने परिभाषा बतलाया कि पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, समान। अब देखिए इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब रेसिस्टेंस किसके लिए, R2 के लिए, किसके लिए बाबू, ये किसके लिए था, R1 के लिए। अब किसके लिए काम करेंगे, तो जो R1 के लिए था वही तो R2 के लिए होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। I1 के स्थान पे क्या जगह, R1 के स्थान पे R2 हो गया। इसको हमने इक्वेशन 2 माना। अब किसके लिए काम करेंगे, R3 के लिए। कंसीडर फॉर रेसिस्टेंस R3, जितने भी चीज है टोटल वही रहेंगे, खाली नंबरिंग चेंज हो जाएंगे। I2 के जगह पे क्या चलाएगा, I2 के जगह पे I3 और R के जगह पे R3। आपको क्या आपने 3 रेसिस्टेंस प्रयोग किया था कि 4 गो, 3 गो काफी होता है समूह बनाने के लिए। आप कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो हम तीनों समीकरण को आपस में क्या करेंगे, तो जात हमेशा किसके बराबर, बायां तरफ हमेशा बायां के साथ। तो बायां तरफ कौन कौन है, I1 I2 और I3। क्या I1 I2 I3 लिखा। अब ये दायां तरफ वाला V1 V बटा R1 V बटा R2 और V बटा R3, बाबू ये सभी को हमने आपस में जोड़ लिया। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए कौन ऐसी संख्या समान है, तो V समान है। तो जो संख्या समान रहता है उसको आसानी से हम बाहर कर लेंगे। क्या तीनों से हम V को बाहर निकाल सकते हैं, तो जब बाहर निकाले तो 1 बटा R1 1 बटा R2 और 1 बटा R3। आप याद कीजिए कूलाम के नियम में पढ़ाया था अध्यारोपण का सिद्धांत। बेसिक सिद्धांत का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, जिनमें किसी एक परिणामी बल का मान बहुत सारे बलों के मान के योगफल के क्या हो जाता है, बराबर। उसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। आप देखिए क्या यहाँ पे 3 धारा है, तीनों धारा का मान किसी एक परिणामी धारा के बराबर होगा। तो हम I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या मान इसके I के बराबर लिख सकते हैं। अब ये इसका मान कितना हो गया I, और ये भी ये 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा क्या हो गया। हमें किससे मतलब है, R से कि V से। V को कहा लटके ले, उसको भेज दीजिए दूसरे जगह। V गुना में इधर आएगा तो, और आप जानते हैं कि I बटा V क्या 1 बटा R के बराबर होता है। I बटा V 1 बटा R, क्या हम इसको 1 बटा RT लिख सकते हैं इतने के बराबर। अब 1 बटा RT बराबर क्या हो गया, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा। आपने कितने रेसिस्टेंस के लिए फिगर तैयार किया था, कल होके आपको पेपर में चेंज कर देगा, कहेगा नहीं आप n रेसिस्टेंस के लिए काम कीजिए, n रेसिस्टेंस के लिए। तो आपने तो 3 रेसिस्टेंस के लिए काम किया, ये चेंज कर देगा और कहेगा कि भाई साहब आप n के लिए काम कीजिए। आपको n रेसिस्टेंस के लिए कहेगा कि आप n के लिए काम कीजिए। तो देखिए जब n के लिए काम करने के लिए कहेगा तो 3 रेसिस्टेंस था, तब 3 प्रकार का प्रतिरोध जन्म लिया। n रेसिस्टेंस है तो क्या यहाँ से धारा का मान IN होगा, IN होगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, सिर्फ क्या 1 बटा R1 होगा, डॉट डॉट दे के क्या दे देंगे 1 बटा R1। प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या R1 लिखा, द्वितीय के लिए R2, तृतीय के लिए। जब एनमा कहेगा तो क्या हम Rn का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो आपका सूत्र है वो 3 प्रतिरोध के लिए, और ये जो सूत्र है वो n प्रतिरोध के लिए। तो कल हमने आपको सीरीज वाला बतलाया और आज आपको हमने पार्लर वाला बतलाया। अब इसके बाद हम आपको बतलाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहते हैं और किरचॉफ का नियम। अब ये उतार लीजिएगा।